हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड है और इस वीडियो में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों शामिल किया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको इससे जो जानकारी मिलेगी टॉपिक से आपको परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इन टॉपिक्स को अगर आप देखकर जाएंगे तो आपके जो प्रश्न है दोस्तों, देखना आपका स्कोर कितना बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उन सभी को। फ्रेंड्स, पहला है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो पहले देख लेते हैं कि सूर्य जो हमारा सौरमंडल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। तो फ्रेंड्स, सौरमंडल में जो मिलकर जो निर्माण करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, सौरमंडल में सूर्य और 8 ग्रह जिसमें उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स एवं उल्का पिंड, मीटोराइट्स मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए जी, सौरमंडल में का निर्माण जो करते हैं उसमें सूर्य, 8 ग्रह आपके, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहले कि ग्रह कौन कौन से हैं। हमारे सौरमंडल में दोस्तों 8 ग्रह हैं और सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ यानी फिक्स पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते यानी इनको दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहलाती हैं ये? कक्षा। नेक्स्ट है कि सूर्य से इनकी देख लेते हैं इनके बारे में कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह कहाँ पर उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, जो ठोस ग्रह हैं मैंने इनको बांटा है कि कौन से ग्रह ठोस हैं और कौन से ग्रह आपके गैसीय हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाए कि कौन से ग्रह हमारे ठोस हैं और कौन से गैसीय ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी पहले सूर्य के सबसे नज़दीक है आपका बुध, उसके बाद शुक्र के बाद में पृथ्वी और पृथ्वी के बाद में फ्रेंड्स मंगल, जिसको मार्स कहते हैं। फ्रेंड्स, बृहस्पति, शनि, वरुण जिसको कि नेपच्यून कहा जाता है, इंग्लिश में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। फ्रेंड्स, ये जो हमारे 4 ग्रह हैं ये वाले ये गैसीय ग्रह हैं। और फ्रेंड्स, इन ग्रहों के बीच में हमारे बहुत सारे जो क्षुद्र ग्रह भी मिलते हैं देखने को। फ्रेंड्स, पढ़ लेते हैं बुध के ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह क्या है। सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसका परिक्रमण काल जो है लगभग कितने दिन का है फ्रेंड्स? 88 दिन का है। और परिक्रमण किसे कहते हैं फ्रेंड्स? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वह आपका परिभ्रमण कहलाता है और अगर सूर्य का चक्कर लगाती है तो परिक्रमण कहलाता है, घूर्ण गति भी बोलते हैं उसको। फ्रेंड्स, फिर है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। और फ्रेंड्स, शुक्र है आपका जो ये ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय में सबसे अधिक चमकीला होता है और शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसको। और फ्रेंड्स, इसका जो द्रव्यमान व आकार है वह पृथ्वी के आकार से ही रिलेटेड है। और शुक्र ग्रह को फ्रेंड्स मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद अवश्य होने चाहिए। नेक्स्ट है अर्थ, पृथ्वी क्या है दोस्तों कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है
और पृथ्वी फ्रेंड्स ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को जियोइड कहा जाता है। भू आहव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, और अंतरिक्ष से देखने पर फ्रेंड्स पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्स। सौर मंडल में मार्स यानी मंगल ग्रह, सौर मंडल में मंगल ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, लाल ग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। ये अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। मंगल ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति फ्रेंड्स सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला भी ग्रह है। और फ्रेंड्स ये एक गैसीय ग्रह है। ये अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। ये मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्ण कर लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों शनि। सैटर्न प्लेनेट शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा जुपिटर और उसके बाद में आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह टाइटन है। टाइटन जो उपग्रह है दोस्तों वह शनि का है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है कमेंट में बताएं। अरुण है दोस्तों। यूरेनस इसको कहा जाता है, यानी यूरेनस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। और फ्रेंड्स सौर मंडल के सभी ग्रहों में अरुण का वायुमंडल सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा, इसलिए इसको सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। नेपच्यून फ्रेंड्स ये ग्रह सौर मंडल जो है सौर मंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सैटेलाइट चंद्रमा है। और फ्रेंड्स चंद्रमा पृथ्वी का व्यास पृथ्वी के विकास के केवल व्यास के 1/4 है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई सन 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब देख लेते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह के बारे में कि ये होते क्या हैं। फ्रेंड्स तारों ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे जो आपके पिंड होते हैं वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी एस्टेरॉइड कहते हैं। ये मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो स्थान होता है फ्रेंड्स वह यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यानी सबसे पहले आपका बुध है, बुध के बाद में शुक्र है और शुक्र के बाद में आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल। और फ्रेंड्स जो पहले वाले 4 ग्रह हैं वह ठोस ग्रह हैं और लास्ट के जो 4 ग्रह हैं वह गैसीय ग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड मीटोराइट्स कहते हैं। और फ्रेंड्स कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं।
तो फ्रेंड्स उल्का पिंड के बारे में आपको भी अच्छे से याद कर लें। और फ्रेंड्स जो हमारा एक सैटेलाइट है एडुसैट उपग्रह, जो कि एजुकेशन के पर्पज से स्थापित किया गया है, ये क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं कि एडुसैट एक एजुकेशन हमारा सैटेलाइट है। ये एक सैटेलाइट एक शैक्षणिक उपग्रह है। ये एक कृत्रिम उपग्रह है दोस्तों, जिसको सितंबर 2004 में स्थापित किया गया था और इससे शिक्षक सेवा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से इसको छोड़ा गया था। और फ्रेंड्स इसका जो दूसरा नाम है वो GSAT-3 है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स वायुमंडल के बारे में, क्योंकि इससे भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड्स वायुमंडल क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा पृथ्वी है, इसके चारों ओर फैली जो परत है उसको वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। और फ्रेंड्स ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक जो रेज हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल एवं कण होते हैं जो कि जलवाष्प उपस्थिति इसमें रहते हैं। और वायुमंडल में होने वाले जो परिवर्तन है, जैसे कि मौसम है, जलवायु में, सभी इन्हीं परतों में हमारे वायुमंडल में घटित होता है। देख लेते हैं फ्रेंड्स वायुमंडल की संरचना। तो हमारा जो वायुमंडल है दोस्तों वो 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होता है। यानी जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इसके से ही शुरू होता है। फ्रेंड्स वो कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, वाह्य मंडल, थर्मोस्फेयर और बहिर्मंडल है दोस्तों एक्सोस्फेयर। तो ये 5 परतें हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल कहाँ से शुरू होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल। वायुमंडल की ये सबसे महत्वपूर्ण परत है दोस्तों। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। किसी किताब में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स ये NCERT के अकॉर्डिंग 13 ही किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु जो होती है उसमें सांस लेते हैं। और फ्रेंड्स मौसम की जो सभी घटनाएं, जैसे कि वर्षा, कोहरा, आंधी, जैसे कि इस समय ठंड का मौसम चल रहा है तो कोहरा आ रहा है, तो ये सभी घटनाएं, आंधी, तूफान, ओला वर्षण, ये सभी घटनाएं हमारी क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं, जो कि पृथ्वी से 13 किलोमीटर के दायरे में फैली है। नेक्स्ट दोस्तों समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर काफी महत्वपूर्ण है और इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस परत में फ्रेंड्स ना तो बादल होते हैं और ना ही मौसम संबंधी कोई घटना इसमें घटित होती है। और यहाँ की जो परिस्थिति होती है दोस्तों वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोककर उन किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस किस टॉपिक से पूछेगा कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत सबसे अनुकूल होती है, या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, या जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे रक्षा करने के लिए कौन सी परत पृथ्वी पर उन्हें जाने से रोकती है। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मध्य मंडल मेसोस्फेयर, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी तरीके से वीडियो मैंने बनाई है और बहुत शॉर्ट में बनाई है, ताकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से बनाई है, क्योंकि अब परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देख लें और एक बार देखने में ही आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर एक बार में नहीं होते तो आप 2 बार भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं ये वायुमंडल की तीसरी परत है हमारी। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर है, यानी सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल और उसके बाद में मध्य मंडल। और फ्रेंड्स ये लगभग कितने किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली है? तो ये फ्रेंड्स 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है।
और फ्रेंड्स ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, ये इंपॉर्टेंट है, ठंडी परत। सबसे ठंडी परत जो है हमारी वो मध्य मंडल है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो फ्रेंड्स अभी हमने पीछे देखे थे उल्कापिंड मीटोराइट्स जो आते हैं, मीटोराइट्स कहाँ पर हैं, जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी परत में आकर के वो जल जाते हैं अंतरिक्ष की। तो ये काफी महत्वपूर्ण परत है। बाह्यमंडल थर्मोस्फेयर, ये फ्रेंड्स मध्य मंडल से बाह्यमंडल से 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ फ्रेंड्स तापमान भी तेजी से बढ़ता है। जैसे कि हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर तापमान कम है, तो यहाँ तापमान ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर चलेंगे तो तापमान और बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले जो अभी हमने देखा था जो कि परत थी हमारी मध्य मंडल, वो सबसे ठंडी है, ये सबसे ठंडी परत है मध्य मंडल। और फ्रेंड्स जो आपका बाह्यमंडल है ये सबसे क्या है, ये गर्म भी परत है और इसकी ऊंचाई के साथ तेजी से तापमान बढ़ता है, तो यानी इसमें गर्माहट ज्यादा होगी। और अयन मंडल इस परत का एक भाग है, अयन मंडल। और फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा जाता है कि रेडियो का संचार किन मंडल में किया जाता है, तो वह आपके बाह्य मंडल में किया जाता है। और फ्रेंड्स पृथ्वी से संचारित रेडियो तरंगों इसी मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती हैं, जो कि कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। और फ्रेंड्स एक है लास्ट में आपका बहिर्मंडल एग्जॉस्फेयर, वायुमंडल की ये सबसे ऊपरी परत है जो कि बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है, एग्जॉस्फेयर के। यहां वायु की पतली परत है, बहुत पतली परत है, इसमें हल्की गैसें हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो फ्रेंड्स बहिर्मंडल में आपके जो वायु की जो होती है ये सबसे पतली परत है, ये पूछा गया है पिछले वर्षों के एग्जाम में। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स संसाधन संरक्षण, ये भी पूछा गया है। संसाधन संरक्षण होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स संसाधन संरक्षण का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, मिट्टी, खनिज ऊर्जा, वन का समझदारी पूर्वक या विवेक पूर्वक और सतत तरीके से उपयोग करना, ताकि वर्तमान जरूरत को पूरा करने के साथ साथ फ्रेंड्स ये भविष्य की लिए पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, आपका आर्थिक विकास हो। इसमें संसाधनों का अपव्यय रोकना, उनका पुनः उपयोग करना और नई तकनीक से उन्हें कम उपयोग में ज़्यादा काम शामिल करना, यानी इस तरीके से शामिल करना जिससे कि भविष्य में भी इनका उपयोग किया जा सके, यानी भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। फ्रेंड्स पवनों के बारे में भी जरूर पूछा गया है, कौन कौन सी पवन हैं इनके बारे में देख लेते हैं। विंड्स की पवन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें कौन कौन सी फ्रेंड्स उसके बारे में देख लेंगे, जो पूरे साल एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे कि व्यापारिक और पछुआ, ये कछुआ हो गया दोस्तों, यहाँ पर पछुआ हवाएं। और मौसमी पवनें कौन सी हैं दोस्तों, जो मौसम के अनुसार दिशा बदलती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मानसून, समुद्री और स्थलीय हवाएं, मानसूनी हवाएं या समुद्री स्थलीय हवाएं। स्थानीय पवनें फ्रेंड्स ये क्या होती है, ये एक छोटे क्षेत्र में चलती हैं, जैसे कि आपकी लू और चिनूक। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका है स्थायी पवनें जो पूरे साल एक ही दिशा में चलती हैं उन्हें कहते हैं स्थायी पवनें, और जो पवन मौसम के अनुसार दिशा बदल देती हैं उन्हें मौसमी पवनें, और जो छोटे से क्षेत्र में चलती हैं उनको लू या चिनूक कहा जाता है। स्थानीय पवनें, स्थायी पवनें देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये कौन कौन सी होती हैं। ये व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें होती हैं। व्यापारिक पवनें कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, यानी उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। पछुआ फ्रेंड्स ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और फ्रेंड ध्रुवीय जो होती हैं पोलर ईस्टरलाइज, ये हवाएं ध्रुव से बहती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी स्थायी पवनें हैं। मौसमी पवनें हैं दोस्तों,
ये पवनें मौसम या समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। और मानसूनी पवनें जो होती हैं दोस्तों, वो भारत में गर्मियों और सर्दियों में दिशा बदलती हैं, जिससे बारिश होती है। समुद्री और स्थलीय हवाएं, जिनको सी लैंड या लैंड ब्रीज भी कहा जाता है, दिन में समुद्र से स्थल की ओर, यानी दिन में समुद्र से, यानी ये समुद्र है तो इधर स्थल है तो स्थल की ओर चलेंगी। और रात में फ्रेंड्स स्थल से, यानी इधर से इधर को, स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। और दिन में फ्रेंड्स ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, आपकी समुद्री या लैंड सी ब्रीज भी इनको बोलते हैं। अगला है दोस्तों पर्वतीय पवनें और घाटी पवनें, यानी ये पहाड़ों और घाटियों में दिन और रात के तापमान के अंतर से चलती हैं, वह कहलाती है पर्वतीय या घाटी पवनें। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी एक पवन है फ्रेंड्स, ये पवनें किसी एक छोटे क्षेत्र में विशिष्ट नाम से या विशेषताओं के साथ चलती हैं, जैसे कि लू उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवा है। और फ्रेंड चिनूक जो देखा था, ये रॉकी पर्वत के ढलानों पर चलने वाली गर्म हवा है। और फोहेन यानी फोन भी बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, ये आल्प्स पर्वत पर चलने वाली गर्म हवा है। और मिस्ट्रल है फ्रेंड्स, यूरोप में चलने वाली एक ठंडी हवा। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्थानीय पवनें हैं, स्थानीय पवनें जो कि एक छोटे क्षेत्र में चलती हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कृषि के बारे में, क्योंकि कृषि से भी संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, और इनसे कोई ना कोई प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। फ्रेंड्स कृषि कई प्रकार की होती है, जिन्हें मुख्य रूप से उद्देश्य, तरीके और फसलों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देख लेते हैं एक एक करके कि उद्देश्य के आधार पर कौन सी कृषियां होती हैं। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आपको लाइक और शेयर तो करना ही बनता है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें इस वीडियो को। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल निःशुल्क है। देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पस, इसमें है कि निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, किसान और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए की जाने वाली जो खेती है वह निर्वाह खेती कहलाती है। और फ्रेंड व्यापारिक जो कृषि होती है सेकंड नंबर पे, बाजार में बेचने और लाभ कमाने के लिए की जाने के उद्देश्य से जो खेती होती है वह व्यापारिक खेती कहलाती है आपकी। और फ्रेंड्स तीसरी है मिश्रित कृषि, यानी फसल उगाने के साथ साथ इसमें पशुपालन भी करना, जैसे दूध या ऊन के लिए, तो फ्रेंड्स वह आपकी मिश्रित कृषि कहलाती है। मिक्स फार्मिंग और बागान कृषि, बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाना, जैसे कि चाय या कॉफी, तो फ्रेंड्स ये आपकी बागान कृषि कहलाती है। अगला है तरीके के आधार पर कृषि। कौन से तरीके के आधार पर है कि स्थानांतरित कृषि, जंगल काटकर और जलाकर कुछ समय के लिए खेती करना और फ्रेंड्स फिर दूसरी ओर चले जाना, ये कहलाता है। जैसे झूम की खेती होती है फ्रेंड्स, झूम की खेती में क्या होता है कि कुछ पहले फसल कर ली जाती है, फिर कुछ दिनों के लिए ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, लोग दूसरी जगह पर जाकर के खेती करना शुरू कर देते हैं। गहन कृषि, छोटे से छोटे जमीन के टुकड़े पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना, ज़्यादा मेहनत और तकनीकी का उपयोग करके ज़्यादा उपज लेना, वह आपका गहन कृषि कहलाता है। जैसे कि गोभी के साथ में कोई फूलों की खेती कर रहा है, या आलू के साथ में आपके जायद वाली फसलों की खेती की जा रही है, तो ये सभी आपकी गहन कृषि हैं और छोटे से भूभाग पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। फसलों के आधार पर प्रमुख वर्गीकरण देख लेते हैं कृषि का, वह कौन कौन सी है फ्रेंड्स। तो पहले है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल कौन सी होती है फ्रेंड्स, जो कि जून से अक्टूबर के मध्य, या कह सकते हैं कि जो मानसून का मौसम होता है उसमें बोई जाती हैं। और फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। और इसमें कौन कौन सी फसलें हैं दोस्तों, उनके बारे में देख लेते हैं। खरीफ की फसलें जो मक्का है फ्रेंड्स, धान है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है, कपास है, मूंगफली है, अरहर है, जूट है। फ्रेंड्स ये आपकी सभी खरीफ की फसलें हैं। अब देख लेते हैं रबी की फसल। रबी की फसल फ्रेंड्स जब आपकी
खरीफ की फसल कटने के बाद में रबी की फसल बोई जाती है। तो फ्रेंड्स ये नवंबर से अप्रैल के मध्य होती है, यानी नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च के लास्ट में और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। और इसकी जो मुख्य फसलें हैं फ्रेंड्स वह गेहूं है, जौ है, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, राई, जई, ये प्रमुख फसलें हैं आपकी रबी की। फ्रेंड जायद की जो फसलें हैं, जायद की जो फसलें होती हैं फ्रेंड्स वो ज़्यादातर जो बोई जाती हैं, जैसे कि अभी मार्च आने वाला है तो मार्च से और फ्रेंड्स ये जून से पहले कह सकते हैं कि खरीफ की फसल से पहले और जो रबी की फसल कटने के बाद का बीच का जो समय होता है ये उसमें बोई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं दोस्तों? तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, करेला, मूंग, सूरजमुखी, गन्ना, ये सभी आपकी जायद की फसलें हैं। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो पर 500 लाइक कर दिए तो मैं आपको इससे और बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। तो आप जल्दी से जल्दी 500 लाइक पूरे करें और एक बेहतरीन वीडियो आपके एग्जाम से पहले प्राप्त करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।